लो, इसको बंद सर कर अपन दो, लाइव वो आलो. चालू कर दो. हाँ ठीक है, बिलकुल बिलकुल. ठीक है, ओके, थँक यू. हाँ, तर आजच्या आपल्या त्रिवेज मीडियाच्या सर्व प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा त्यांचं स्वागत. आजच्या लाईव्ह मध्ये आपल्या बरोबर विशेष आणि महनी अतिथी आपल्या बरोबर जोडलेले आहेत, ज्यांचं कर्तृत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संपूर्ण लिखाणाला ज्यांनी आत्मसात केलेलं आहे, त्यावर चिंतन केलेलं आहे, त्यावर लेखन केलेलं आहे आणि त्या बाबासाहेबांच्या साहित्यावरून त्यांनी 2 महाग्रंथ देखील निर्माण केलेले आहेत. मी हे महाग्रंथ देखील प्रेक्षकांच्या खास माहितीसाठी समोर ठेवतो. माननीय धीमान विजय मानकर सरांनी हे दोन्ही ग्रंथ महाग्रंथ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनावर लिहिले आले आहे आणि त्यामुळे आज सबंध भारतामध्ये एक प्रभावी वक्ता, प्रभावी चिंतक, प्रभावी अभ्यासक आणि त्याचबरोबर संसदीय क्षेत्रामध्ये ज्यांनी कायद्याने वेगवेगळे लढे उभे केलेले आहेत, ईव्हीएम पासून तर लोकशाहीच्या रक्षणासाठी अर्थव्यवस्थेपर्यंतचे सर्व लढे त्यांनी आपल्या प्रतिभेने दिलेले आहेत, देत आहेत आणि अशा महनीय अतिथींबरोबर आज आपण संवाद साधणार आहोत. त्यामुळे सर्वप्रथम धीमान विजय मानकर साहेब, आपलं त्रिवेज मीडियामध्ये स्वागत. जय भीम. जय भीम. आज सर आपण या सगळ्या मुलाखतीला, लाईव्ह मुलाखतीला सुरुवात करण्यापूर्वीच आपण जे महाग्रंथ आपल्या प्रतिभेतून निर्माण केलेले आहेत, त्याचबरोबर आपण कॉस्मो ह्युमॅनिझम संदर्भामध्ये एक मोठं संशोधन केलेलं आहे. तर हे संशोधन नेमकं काय आहे हे जाणून घेण्यापासूनच आपण आज सुरुवात करूया. सर, काय आहे हे संशोधन नेमकं? कॉस्मो ह्युमॅनिझम ऍक्च्युली हा जो संशोधन आहे तो बेस्ड आहे सायन्सवर, नॉलेजवर आणि सोल्युशन्सवर. आणि त्याला थोडं डिटेलमध्ये जर एक्सप्लेनेशन केलं तर मेनी लॉज अँड मल्टिपल सोल्युशन्स ऑफ द कॉस्मॉस, नेचर आणि वर्ल्ड. म्हणजे अंतरिक्ष जी आहे, सृष्टी जी आहे, प्रकृती जी आहे आणि जी मानवीय जो जगत आहे, ज्याला आपण ह्युमन वर्ल्ड म्हणतो, त्याच्यामध्ये मेनी लॉज आहेत. म्हणजे एक तर फिजिकल लॉज पण आहेत आणि मग आपल्या वर्ल्डचे पण लॉज आहेत. फिजिकल लॉज जसं सांगायला गेलं तर लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटी अँड मोशन आहे, त्याच्यानंतर न्यू लॉज ऑफ क्वांटम ग्रॅव्हिटी अँड मोशन आहेत, त्याच्यानंतर थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटीज आहेत, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आहेत. तर फिजिकल लॉज पण आहेत, जेनेटिकल लॉज आहेत, मेंडेलियन लॉज आहेत. म्हणजे ही जी सृष्टी आहे, हा जो कॉस्मोस आहे, त्याच्यामध्ये जे आहे ते लॉजने चालतो. कोणत्या प्राकृतिक पराप्राकृतिक शक्तीने नाही, ईश्वरने नाही, तो फिजिकल लॉजने चालतो. हा त्याचा पहिला सिद्धांत आहे जो ऑलरेडी सायन्समध्ये प्रूव्हन आहे. आणि त्याच्याबरोबर जे आपलं वर्ल्ड आहे, आपल्या वर्ल्डमध्ये जसं आपण इंटरनॅशनल लॉ आहे, मग डोमेस्टिक लॉ म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन्स आहेत, सिव्हिल लॉ आहे, मग क्रिमिनल लॉ आहे, कस्टमरी लॉ आहेत आणि व्हेरियस म्हणजे रूल्स आणि रेग्युलेशन्स आहेत. आणि मग जे व्हेरियस सोल्युशन्स आहेत, इकॉनॉमिक्सचे सोल्युशन्स असोत किंवा पॉलिटिकल सायन्सचे सोल्युशन्स असोत किंवा पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशनचे सोल्युशन्स असोत, तर हे सर्व जे आहेत मेनी लॉज आणि मल्टिपल सोल्युशन्सला कन्सिडरेशन करूनच, फक्त विचारधारा आणि तत्वज्ञानाने नाही, कल्पनेने नाही, पण ह्या फॅक्ट्सला बघून जे आहे ते सोल्युशन आणावं, हे जे आहे कॉस्मो ह्युमॅनिझमचा बेसिक आहे. आणि 4 गोष्टी याच्यामध्ये, सायन्स, ट्रूथ, ह्युमॅनिटी अँड ऑल अदर्स. म्हणजे जर ह्या 4 गोष्टीला कन्सिडर केलं तर पूर्ण कॉस्मॉस आणि आपला जो विश्व आहे, मानवी विश्व, हा कम्प्लीट होतो. असं म्हणजे हा जो आहे तो रिसर्च आहे. आणि याच्यावर जे आहे आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडियामध्ये आम्ही अप्लाय केलेला आहे. याला अप्लाय केला आंबेडकराईट पार्टी ऑफ बिलकुल 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 सर. सर, निसर्ग आणि मानव यामधलं जे विज्ञान तंत्रज्ञान आहे, याच्यावरचं हे संशोधन कॉस्मो ह्युमॅनिझमचं हे संशोधन आहे. म्हणजे निसर्गाचे नियम तसेच अप्लाय करून मानवी जीवनही कसं समृद्ध करता येईल या संदर्भातलं हे संशोधन आहे, मानवतेवर आधारलेलं. आणि याच अनुषंगाने, शॉर्ट मध्ये बरोबर बोललात आपण. बिलकुल 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 बिलकुल. याच अनुषंगाने सर, आज जो आपण पाहतोय की जगभरामध्ये एक विज्ञानालाही किंवा तंत्रज्ञानालाही अजून उमगलेलं नाही किंवा ती पारदर्शितेचा अभाव आहे की काय आहे नेमकं माहित नाही, परंतु कोरोनाची ही जी साथ जगभर सुरू झालेली आहे, तर याचं दुसरं कारण म्हणजे वैद्यकीय क्षेत्रातून जे येतंय की ऑक्सिजनचं प्रमाण हे फार मोठ्या प्रमाणात कमी झालं की हा कोरोना अधिक माणसावर क्रूरपणे प्रहार करतो. तर म्हणजे हे विज्ञान अनेक वर्षापासून सांगत आहे की ऑक्सिजनवरच माणसाचं सगळं जीवन आहे.
तर सर या संदर्भात थोडीशी टिप्पणी आपण काय कराल या सगळ्या संदर्भामध्ये? बघा, हा जो आहे, जो व्हायरसचा जो प्रश्न आहे, ऍक्च्युली करोना इज वन ऑफ दी व्हायरस ऑफ दी सार्स फॅमिली. म्हणजे सिव्हिअर अॅक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आपण ज्याला म्हणतो, त्या फॅमिलीचा एक व्हायरस आहे. पण जेव्हा आपण व्हायरोलॉजीला किंवा एपिडेमॉलॉजीला आपण स्टडी करतो, तर देर आर मिलियन असतो RNA. जेव्हा आपण ओरिजिन ऑफ लाईफ बघतो, तर डीएनएच्या पूर्वी जे आहे ते RNA आलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे जे आहे व्हायरसेस हे मनुष्याच्या पूर्वीपासनं आपल्या म्हणजे एन्व्हायरमेंटमध्ये आहेत. आणि मिलियन्स ऑफ आणि त्याच्यामुळे जे आहे ऍक्च्युली व्हायरसेसचा जो व्हायरल जिनोम मॅपिंग व्हायला पाहिजे, तो न झाल्यामुळे आपल्याला व्हायरसेस कोणते डेडली व्हायरसेस आहेत आणि त्याचं वॅक्सिन किंवा त्याचं मेडिसिन काय असायला पाहिजे, हे म्हणजे आपल्याला डेव्हलप करण्यामध्ये पूर्ण विश्वामध्येच एक प्रॉब्लेम आहे. म्हणून जे आहे व्हायरल जिनोम सिक्वेन्स, जसं मनुष्याचा डीएनएचा सिक्वेन्स झाला 2000 मध्ये, ज्याला आपण ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट म्हणतो, तर जोपर्यंत व्हायरल जिनोम प्रोजेक्ट होणार नाही तोपर्यंत जे आहे हा प्रॉब्लेम राहणार. आणि याला 6th एक्सटिंक्शन म्हणजे म्हणण्यात आलेला. रेप्टाईल, स्नेक्स आपल्याला वाईप आउट करू शकत नाही मनुष्याला. आपल्याला टायगर्स आणि जे बाकी जे कार्निवरस आहेत ते आपल्याला जे आहे ते वाईप शकत नाही. पण व्हायरसेस जे आहेत ते मनुष्याला, होमोसेपियन्सला जे आहेत ते सर्वात मोठा थ्रेट आहे, हे आता सायन्समध्ये प्रूव्ह झालेलं आहे. सर आणि ऑक्सिजन वगैरे हे जे आहे, ग्लोबल वॉर्मिंगचे जे बाकी प्रकार आहेत ते तर आहेतच प्रॉब्लेम जे आहेत ते. अत्यंत कमी शब्दात तुम्ही ही सगळी कोरोनाच्या संदर्भातली मांडणी करून टाकलेली आहे. सर आपण आता सध्या ज्या भारतीय स्थितीमध्ये आपण वावरतो आहोत, आजचा जो आपला विषय आहे की 70 सालामधील देशाची, भारताची जी स्थिती आहे, ही स्थिती आज 70 सालानंतर, वर्षानंतर नेमकी काय आहे, हा आपला विषय आहे. या विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी मी एक आंबेडकराईट स्कॉलर्स म्हणून आपणास एक प्रश्न विचारतो की आपले जगभरात आंबेडकर तत्वज्ञानाचे, विचारांचे जे अभ्यासक आहेत, अमेरिका असतील, युरोप असतील, या सगळ्या देशांमध्ये, या देशातल्या अभ्यासकांबरोबर सध्याचं आपलं कम्युनिकेशन कसं चाललेलं आहे आणि ते अभ्यासक जगभरामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं तत्वज्ञान कसं प्रस्तुत करतात सर, या संदर्भात थोडक्यात आपण जर माहिती दिली तर फार बरं होईल. नाही, याच्यावर जे आहे रिसर्च करणारे लोक जे आहेत ते ऑलरेडी रिसर्च करतायत. पर्टिक्युलरली आता जे आहे US मध्ये जे आहेत आणि युरोप रिसर्च करतायत, त्याचे जे आता कोरोनामुळे नवीन पब्लिकेशन्स फार कमी येत आहेत. पण मला वाटतं की 2020-21 मध्ये कोरोना क्लिअर झाल्यावर काही नवीन पब्लिकेशन जे आहेत, जे पर्टिक्युलरली ग्लोबल अथॉरिटीज आहेत, त्यांचे येणे म्हणजे जे आहेत ते संभावित आहेत आणि लोक त्या क्षेत्रामध्ये रिसर्च करता आहेत. हाँ सर. हॅलो हॅलो. या ॲब्सोल्युटली क्लिअर. या हा हा बिलकुल बिलकुल. हा माझा आवाज, तुमचा आवाज थोडा ब्रेक होतोय थोडासा अधूनमधून. मला वाटतं कनेक्टिव्हिटीचा काही प्रॉब्लेम असू शकतो. हो 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 बिलकुल बिलकुल. हा, त्याच्यामुळे काही थोडं ब्रेक होणं, हा नेटचा म्हणजे प्रॉब्लेम आहे. हो हो बिलकुल बिलकुल. आता 5G आतापर्यंत आलेला नाही ना. खरे खरे सर, अगदी अगदी. आणि हा ऍब्सोल्युटली 4G नाही ऍक्च्युली. गुड गुड सर, गुड. थोडस 4G पेक्षा कमी आहे. हो बिलकुल, चालेल. चालेल सर, चालेल चालेल. सर आज आपण आज ही जी काही सगळी पार्श्वभूमी आहे सर, काय मध्ये मध्ये काही हिंदी प्रश्न केले तरी चालतील ना सर? म्हणजे तुमचा ऑडियन्स जो आहे तो ऑल ओव्हर इंडिया पण आहे, नाही का? बिलकुल 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 बिलकुल. पूर्ण आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया पूर्ण देशामध्ये असल्यामुळे. देशामध्ये बिल्कुल बिल्कुल. सर मैं ये हिंदी में चालेल. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. मैं ये पूछना चाहता हूं सर कि आज के माहौल में पूरे देश में कहीं जो प्रागतिक विचार मंच के लोग हैं, जो प्रागतिक विचारों के आंदोलन में, मूवमेंट में काम करते हैं, उन लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है सर जी आज के दौर में कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र को थोड़ा संकुचित किया जा रहा है या किसी तरह का उसको खतरा तो भी निर्माण हुआ है? ऐसा क्यों लगता है, क्यों मन में आता है विचार? ये इसलिए है क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद जो है
तो बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद पर्टिकुलरली कुछ जो मेजर पॉलिसी के जो इश्यूज है उसको देखकर जो है लोगों को ये जो है वो लग रहा है। जैसे आप देखिए कि 370 और 35A को जो है वो रातों रात हटा दिया। इसी पीरियड में सुप्रीम कोर्ट ने जो राम मंदिर का जो डिसीजन दिया है, तो उसको भी अगर हम एक दूसरे एंगल से देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन सम्मत है या नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो मानना पड़ेगा, लेकिन उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के ऊपर में हरदम सवाल रहेगा। उसके बाद में जो है जैसे आप देखिए कि नोटबंदी का जो उसके बाद अभी कोरोना बंदी में जो है वो आप देखिए कि जो है अब पॉलिसीज देखिए प्राइवेटाइजेशन की बहुत बड़े पैमाने पर मोदी गवर्नमेंट अभी कर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जो देना चाहिए थे, जो 2-4-5 हजार रुपए देना चाहिए था, कम से कम 80 करोड़ लोगों को 100 करोड़ लोगों को इसकी जरूरत है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, प्रोडक्टिविटी कम हो गई है डिमांड नहीं होने की वजह से, पर वो मोदी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। उसके बाद में सीए एनआरसी का जो इश्यू आया है कि भाई भारत के नागरिक कौन है या नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स का इतना बड़ा इश्यू है, क्योंकि भारत में इलिटरेसी इतनी ज्यादा है, जमीन नहीं लोगों के पास, उसके बावजूद सीए एनआरसी को जो है वो उन्होंने प्रमोट करने का प्रयास किया था। तो ये जो तमाम चीजें है उसके बाद में जो है वो जैसे मान लीजिए मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर में जो है वो बीफ ईटिंग को लेकर या जो है लव जिहाद को लेकर जो अटैक्स जो है वो निर्माण हुए, जो एससी एसटी सब प्लान में जो पैसे का एलोकेशन है वो प्रॉपर नहीं हुआ, ओबीसी का जो है वो बजट जो बनना चाहिए था सेपरेट जो बजट जिसको सब प्लान बोलते वो नहीं बनाया, सेंसस ओबीसी का होना चाहिए, ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का भी एक जो है वो व्यू है, उसको जो है अभी तक ये सरकार जो है वो एग्री नहीं कर रही है। तो ऐसे काफी बड़े इश्यूज है, प्लस लोग पैसा लेके देश में से भाग रहे हैं, विषमता बढ़ रही है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, रिजर्वेशन कर्टेल हो रहे हैं, तो ये तमाम चीजों की वजह से लोगों को ऐसा लग रहा है कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की जो संकल्पना जो हमने सोची थी उसमें कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ रहा है, ये लोगों के ध्यान में आ रहा है। पर इसमें विधान में जो प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट्स आने की जरूरत है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो ध्यान ना देने की वजह से भी ये चीज उनको करने में आसानी होगी, बात करेंगे। हाँ सर जी, ये बहुत सटीक बात आपने रखी है कि जो सत्ता में है आज, जो लोग सत्ता में है, उन्होंने जो पॉलिसी जिस तरह से जिस ढंग से वो अमल में ला रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि कहीं विपक्ष भी जो है शायद सत्ताधारी जो पक्ष है उनके चाहे सांसद बहुत ज्यादा संख्या में भी अगर रहे हो, लेकिन विपक्ष के भी अगर हम सांसद देखें तो उनकी भी संख्या 200 के लगभग है संसद में, लेकिन वो भी कहीं आवाज उठाते हुए नजर नहीं आ रहे, रास्तों में कहीं आंदोलन नहीं छिड़ता है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को ये लगता है कि शासक को ये लगता है कि चलो हमें कहीं भी विरोध नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम हमारी जो नीतियां है वो ज्यादा गतिमान और ज्यादा ज्यादा तेज तरीके से लागू कर दी जाए। ये जो मानसिकता पनप रही है, क्या इसमें से डेमोक्रेसी का संकोच होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, डेमोक्रेसी में तो पूरे दुनिया के अंदर में जो लिमिटेशंस आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जब राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो उसमें जो मनी पावर का रोल आया है, तो मनी पावर से जो है आप वोटर्स को खरीद सकते हैं और मीडिया को खरीद सकते हैं, और ये दो चीजों को यदि आप मैनिपुलेट कर लें तो डेमोक्रेसी का जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है और पार्टिसिपेटरी कैरेक्टर है वो डाइल्यूट हो, वो पूर्ण बात है। दूसरी बात जो मैं बार बार कहता हूं कि हमारे देश के अंदर में जो चुनावी व्यवस्था है वो प्रातिनिधिक नहीं है। जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड सिंगल वोट विक्ट्री, ये जो है दुनिया में केवल 12-13 देशों में है, ट्रिनिडाड टोबैगो, जमैका, बांग्लादेश, जो फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज थी उसी में ये जो है वो इलेक्ट्रोल सिस्टम आप देखेंगे तो ज्यादातर कंट्रीज में यानी 50% से ज्यादा कंट्रीज में मिक्स्ड इलेक्ट्रोल सिस्टम है, जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है। पार्टी को जितना परसेंट वोट है उसको उतनी सीटें होती है, एमएलए और एमपी होते हैं। अभी आप देखिए कि 30-35% वोट लेके आपको 300 सीटें जो है वो आ जाती है, जबकि अगर आप कैलकुलेशन लगाएंगे तो 5 3 15 170 के आसपास जो है सीटें केवल बीजेपी को आना चाहिए था, लेकिन अभी जो है उनको 300 सीटें आ गई हैं। तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का डिमेरिट है। प्लस दूसरा, हमारे यहाँ पब्लिक फंडिंग जो नहीं है, यानी बजट से जो है या नेशनल फंडिंग नहीं है पार्टीज और कैंडिडेट्स को,
प्राइवेट लोग जो है फंड करती है, कंपनीज फंड करती है, तो वो बीजेपी कांग्रेस को फंड करती है। तीसरा, मीडिया का जो रेगुलेशन होना चाहिए इलेक्शन के लिए वो नहीं है। ईवीएम का भी जो है वो इसके अंदर इश्यू है, जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है ईवीएम में। ये सब मिला के एक्चुअली जो माइनॉरिटी वोट वाले लोग हैं उनकी मेजॉरिटी सीटें आ रही है, और इसके वजह से उनको ये कॉन्फिडेंस हो गया है कि चाहे लोग कितना भी आंदोलन करें, हमारी यदि सरकार बन जाती है पैसे और मीडिया के मैनेजमेंट से और ईवीएम के मैनेजमेंट से, तो हमको जो है ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है, इलेक्टोरल सिस्टम इज द प्रॉब्लम। बिल्कुल सर। सर, ये प्रतिनिधित्व का जो है, प्रोपोर्शनेट प्रतिनिधित्व की जो बात आपने कही है, तो कहीं उसमें ऐसा नहीं लग रहा कि समझो आज जो पक्ष है, जो दल है, विभिन्न दल है, उन दलों का अगर हम एक नेचर देखें सामाजिक तरीके से, तो ऐसा नहीं लगता है कि जो सामाजिक प्रवर्ग में शायद एससी हो, एसटी हो, ऐसे प्रोपोर्शनेट प्रतिनिधित्व के तौर पे अगर राजनीति या यहां पर प्रतिनिधित्व उभर कर आता है, तो कहीं भी ये गुंजाइश नहीं रहती कि अल्पसंख्यक होने वाला प्रवर्ग कहीं इस देश के सार्वभौम सत्ता में आएगा। इसकी कहीं गुंजाइश लगेगी आपको? अभी जब चुनावी व्यवस्था, अभी की जो चुनावी व्यवस्था है, जब तक इसमें बदलाव नहीं आता है, जिसके लिए मैंने 10 बिल दिए हैं पार्लियामेंट को बना, प्राइवेट मेंबर बिल को स्वरूप में लाने की मेरी प्रयास है, और शायद जब ये सेशन आएगा तो आने वाले सेशंस में और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि वो प्राइवेट मेंबर बिल करके टेबल हुए या नहीं। तो समग्र चुनावी व्यवस्था के लिए 10 बिल्स ऑलरेडी बनाकर संसद को दिए हैं, और अगर वो चुनावी व्यवस्था भारत में आ जाती है तो फिर जो है सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन, यानी 99% तक वोटर्स जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हो पाएंगे देश के अंदर में। जब तक वो 50% से ज्यादा वोट ना ले उसको मेजोरिटी नहीं आएगी, तो तब जाके सही रिप्रेजेंटेशन जो है वो गारंटी होगा। जब तक ये नहीं होता तब तक भारत में जो दबे कुचले लोग हैं या जो माइनॉरिटीज जिनके पास में है, उनका जो कोई है वेटेज देश में आएगा, ऐसा मुझे नजर नहीं आता। ये सारे सर प्रोपोर्शनेट प्रतिनिधित्व की जो बात है, और आज देश में 5-6 सालों से जो भी कुछ बातें हो रही है, तो ईवीएम के मामले जो उठे थे बीच में, उनके ऊपर शायद कानून के तौर पे आपने भी उसमें लड़ाई लड़ी है। तो ईवीएम का जो मुद्दा है अहम तौर पे जो माना जा रहा था, तो अभी वो पीछे पड़ते हुए नजर आ रहा है। क्या ईवीएम के इसमें कोई सच्चाई है या नहीं? नहीं, ईवीएम का मुद्दा पीछे नहीं आ रहा है एक्चुअली। इसका जो मेथड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर डिसीजन देने के लिए तैयार नहीं है, और ये मैं कई बार कहा जब लोगों ने इस पर आंदोलन किया और लोगों ने इस पर प्रयास किया कि भाई ईवीएम में या तो बैलेट से चुनाव होना चाहिए या तो 100 तो तब उस समय में मैंने कहा था कि भाई पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के 8-10 प्रोविजन है जिसको अमेंड करने की जरूरत है। अगर इसका बिल जाता है, देखिए कांग्रेस जो है अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में ये रिजोल्यूशन पास करती है कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट में वो जो है अमेंडमेंट, ज्यादा बड़ा बिल नहीं है वो, उसको लाने के लिए वो तैयार नहीं है। मैंने यहां तक कहा था कि भाई अगर कोई नई बिल बना कर देता हूं, क्योंकि 16 बिल ऑलरेडी मैंने बनाए तो मुझे मालूम है कैसे बिल्स बनाए जाते हैं, पर इसके लिए जो है कोई पार्टी जो है पार्लियामेंट में मूव करने के लिए तैयार नहीं हुई। पर यदि अगर मुझे कोई एमपी मिलता है तो मैं इसको आगे के लिए सोच रहा हूं पार्लियामेंट ईवीएम के लिए, जो है 100% पेपर ट्रेल काउंटिंग का, या तो बैलेट से जो है। बैलेट तो ऑलरेडी लॉ में, सिर्फ ईवीएम को हटाना है आप। बिल्कुल सर। हाँ सर, ये ईवीएम वगैरह का ये जो मुद्दा है वो तो चल ही रहा है। आपने जो बात छेड़ी है कि दुनिया भर के डेमोक्रेसी में या लोकतंत्र में अभी पैसा या धनवान लोग हावी हो गए हैं, भारत में भी ऐसा नजर आ रहा है। क्या यहाँ कोरोना के लॉकडाउन के पीरियड में जो यहाँ की सार्वजनिक संस्थाएं है, वो प्राइवेट उद्योजकों को या उद्योगपतियों को वो बिल्कुल ऐसे दी जा रही है, जैसे रेलवे है, एलआईसी है, बीपीसीएल है, ये संस्था ऐसी दी जा रही। क्या इस बात को आगे चलकर रोका जा सकता है? क्या इसमें ये ज्यादा धड़ल्ले से चलते ही रहेगा? नहीं, रोकने के लिए तो दो चीजें, या तो गवर्नमेंट हम बनना चाहिए हमारी, या तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना चाहिए। देखिए हमारा तो वो प्योरली कैपिटलिस्ट है, ना तो प्योरली सोशलिस्ट है। अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल के तौर पे कहीं सोशलिज्म लिखा है प्रियम्बल में, वो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 38 39 में कुछ लिखी है तो वो एनफोर्सिएबल नहीं है। तो अभी थॉमस पिकेटी का जो लेटेस्ट बुक जो है, जो अभी आया हुआ है
है। थॉमस पिकेटी विषमता के ऊपर रिसर्च करने वाले सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट है वर्ल्ड के अंदर में। उन्होंने भी ये बात कही है कि जब तक संविधानों को अमेंड नहीं किया जाएगा, जब तक इंटरनेशनल लॉज एंड रूल्स को अमेंड नहीं किया जाएगा, ये जो कंटेम्पररी कैपिटलिज्म है, जिसको उन्होंने हाइपर कैपिटलिज्म कहा है, वो जो है उसको आप जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो प्राइवेटाइज्ड है, जो हमको सबको मालूम है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको प्राइवेट को देना है, यानी जो आपके टैक्सेस से जो पब्लिक सेक्टर बने हुए हैं उसको और आपके टाटा और मित्तल को और इन लोगों को देना, ये इसके पीछे का मकसद है। दूसरा, रिजर्वेशन इसमें अफेक्ट हो जाएगा, जो एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन है वो ऑलरेडी अफेक्ट हो जाएगा। तो ये दो इसके पीछे के मकसद है। अब इसको यदि रोकना है तो आप केवल आंदोलन से आवाज तो उठा सकते पर रोक नहीं सकते हैं। इसके लिए या तो आपको सरकार बनानी पड़ेगी पॉलिसी चेंज करने के लिए, या तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस लेकर जाते हैं तो वो इफेक्टिव नहीं होंगी, क्योंकि कुछ लोगों ने प्रयास किया है इसके पहले भी, पर वो इफेक्टिव नहीं हो पाती है। एक बिल्स की बात आती है, विधेयक की बात आ रही है। ऐसा सुना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ की केंद्र सरकार शिक्षा के विषय में कुछ विधेयक लाना चाहती है, और उसके संदर्भ में बहुत कुछ कहा जा रहा है कि ये विधेयक जो है कि बहुजन समाज को या बहुसंख्यक समाज को शिक्षा के दायरे से बाहर फेंकने वाला ये विधेयक है। ऐसा एक डर का माहौल लोगों में दिख रहा है। आप इस बिल के संदर्भ में क्या कहना चाहोगे? कैसा होगा ये बिल, या ये नीति कैसी होगी? अभी ये कस्तूरी रंगन कमेटी जो बनी हुई थी हायर एजुकेशन के ऊपर पर्टिकुलरली, उसने जो रिकमेंडेशंस दिए हैं उसके मद्देनजर जो है कुछ अमेंडमेंट्स करने का जो है ये सरकार का जो है वो प्रोसीजर चल रहा है। बट उसका जब ड्राफ्ट आएगा तब उसको देखेंगे, जब ड्राफ्ट आगे आएगा बिल का तो उसके ऊपर में कुछ फिर जो है वो काम करेंगे। लेकिन देखिए, ये सरकार कहने के लिए तो आत्मनिर्भर भारत कहती है, कहने के लिए मेक इन इंडिया कहती है, लेकिन आप देखिए अभी 80% हथियार हम अमेरिका से खरीद रहे हैं, रशिया से खरीद रहे, इजराइल से खरीद रहे, फ्रांस से खरीद रहे। फिर ये जितनी कंपनीज है जो मेक इन इंडिया कह रहे, और ये कंपनीज जो है उसको आउटसोर्स किया जा रहा है, उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो मैंने कई बार कहा ये बीजेपी 10 मुहा सांप है। इसको मैंने कहा ये 10 मुंह से 10 मुंह वाला सांप होता है। बीजेपी बोलता कुछ है करती कुछ और है। तो ये नीति जो है इसको हमें समझने की जरूरत है। तो जब एजुकेशनल पॉलिसी को लेकर कुछ ड्राफ्ट बिल आएगा तो उस पर बात करेंगे, और उस पर कुछ यदि करना हो तो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हम करेंगे उसको बड़े पैमाने पर जो भी करना है। सर, आप एक संविधान के विशेषज्ञ भी हो। एक संविधान के विशेषज्ञ होने के नाते आज जो देश में अलग अलग राज्यों में वो जो सत्ता का माहौल या सत्ता के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, कहीं जो पक्ष सत्ता में है उसको बाहर किया जा रहा है, कोरोना का पीरियड है, और कहीं महाराष्ट्र में भी अगर हम देखें तो जो 12 लोगों की नियुक्ति करना चाहिए थी वो भी अभी तक नहीं हुई। तो ये जो राजनीति चल रही है, कहीं राजभवन से होगी, कहीं राज्यों की होगी, तो ये राजनीति जो है क्या ये संविधान को बाईपास कर रही है, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, ये तो जो है देखिए, एक तो चीजें जो है कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें जहां गैप है उसका फॉर्मेट सबसे ज्यादा करती है। जैसे अभी लेटरल एंट्री की यदि मैं बात करूंगा, लेटरल एंट्री जो है वो अभी मिडिल मैनेजमेंट के अंदर में जो किया जा रहा है, जो ज्वाइंट सेक्रेटरीज और जो है डायरेक्टर्स एंड डिप्टी डायरेक्टर्स को जो है वो जो अपॉइंट करने की जो प्रोसेस, जो लगभग 400 जो है लेटरल एंट्रीज जो है करने का कोशिश की जा रही है, उसमें भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बीच के प्रोविजंस है उसको ध्यान में लेकर जो है उसका फायदा उठाकर ये करने का जो है प्रयास जो है बीजेपी की गवर्नमेंट कर रही है। तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ चीजों को लेकर साइलेंट है, तो उसका जो लूप होल जो है, उसका जो गैप है, उसका फायदा उठाने का प्रयास बीजेपी सरकार जो है बड़े पैमाने पर करती है। और ये बीजेपी का जो है अमित शाह जी ने कई बार इस बात को कहा है कि पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक हमको रूल करना है 50 साल तक। तो ये वन पार्टी रूल का मॉडल है, कहने के लिए कई पार्टी रूल रहना चाहिए, ये बीजेपी का क्लियर जो है मत है। जो उसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एजेंडा हिंदुत्व का, हिंदुत्व केवल कल्चरल एजेंडा नहीं है, हिंदुत्व का भी जो है वो एजेंडा है। तो उसके अंदर चेंजेस लाने के ये सारे जो है वो प्रयास है कि वन पार्टी रूल आए, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बाईपास किया जाए और फिर आगे चल के उसको और कैसे अमेंड किया जाए। तो ये जो हिंदुत्व का जो है वो एजेंडा है। इस पर गोलवलकर के बाद जो है सावरकर की जो बातें है, हेगड़ेवार जी जो कह रहे हैं, अगर उनकी सारी बातों को अगर हम देखेंगे तो ये समझ में आता है।
सर सर ये तो बात सही है कि बीजेपी या संघ परिवार जो शुरू से ही उनका जो विचार कहते थे वो तो साफ थे, लेकिन ऐसा हो रहा है कि देश में जो जागरूक जातियां है, शायद एससी एसटी ओबीसी प्रवर्ग जो है, इनको सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय की जरूरत है। लेकिन इस प्रवर्ग की कई जातियां और कई जातियों के लोग उन्होंने अपने साथ जोड़ लिए हैं। तो ऐसे माहौल में क्या ये परिवर्तनकारी जो शक्तियां है, जो राजनीतिक पार्टियां है, जो आंदोलन है, क्या उनको फिर से वहां से बाहर लाने के लिए या अपने साथ जोड़ने में सक्षम हो पाएगी या सफल हो पाएगी? देखिए, सोशल इंजीनियरिंग जो गोविंदाचार्य ने कहा था, ये तो सोशल इंजीनियरिंग था। कल्याण सिंह है या उमा भारती है, जो बीच की कम्युनिटीज को जो जोड़ने का जो उन्होंने प्रयास किया, फिर बाद में फिर शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटीज को जोड़ने का प्रयास किया, फिर मुस्लिम्स को भी कुछ जोड़ने का प्रयास किया है। पर जो बाकी पॉलिटिकल अल्टरनेटिव जो पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर कांग्रेस को मैं इसमें थोड़ा छोड़ दूं, तो उनको जो है व्यापक होने की जरूरत है। और मैं ये मानता हूं कि देश की राजनीति जो है वो नीतियों के आधार पर चलनी चाहिए। देश की राजनीति ये विज्ञान और मानवता के आधार पर चलनी चाहिए। कास्ट का सोल्यूशन कास्ट नहीं है, काउंटर मोबिलाइजेशन ऑफ कास्ट जो है इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन है पॉलिसीज, इसका सोल्यूशन है मानवता, इसका सोल्यूशन है विज्ञान, इसका सोल्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स, इसका सोल्यूशन है इंटरनेशनल आउटलुक। ये चीजों में जब तक जो है हम लोग व्यापक नहीं होंगे, तो जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देश में निर्माण होना है वो नहीं होगा। और जब तक वो निर्माण नहीं होगा तो जो बाकी लोग हैं उनको जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता, फिर ये लोग पैसा और पोस्ट देके उनको मैनेज कर लेते हैं, तो इसलिए उनका काम आसान हो जाता है बीजेपी का। अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स जो है ये खड़ा नहीं हो पा रहा है, क्या जुट नहीं पा रहा है। लेकिन लोगों के मन में ये भी बात है कि ये जो पॉलिटिक्स होना चाहिए, ये ज्यादातर बहुजन धाराओं की जो विचार प्रणाली मानते हैं और उस विचार प्रणाली के साथ चलते हैं, ऐसी पार्टियां और पक्ष और संगठनों ने सबसे पहले जुड़ना चाहिए। मगर लोगों को ये दिखाई नहीं देता, तो लोगों में वो विश्वास की कमी हो जाती है कि हम किसके साथ जाए, कैसे जुड़े। तो ये जो माहौल लोगों में एक भय का माहौल है या निराशा का माहौल है, तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे या इसको कैसे हम इसको प्रबोधित करना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं नेशनल लेवल की बात करूं, अगर स्टेट लेवल से थोड़ा मैं ऊपर आ जाऊं, क्योंकि हो सकता है स्टेट लेवल पे बहुत सारा कंफ्यूजन हो, लेकिन राष्ट्रीय लेवल की यदि मैं बात करूं, तो अगर मैं कांग्रेस बीजेपी को छोड़ दूं, तो जो सीरियस पॉलिटिकल पार्टीज है, जिनका पॉलिसी, जिनको मालूम है देश और दुनिया में क्या करना है, तो वो 8-10 भी पार्टीज नहीं जिनका नेशनल लेवल का आउटलुक जो है वो क्लियर है। बाकी पार्टीज तो बहुत सारी है, लेकिन बाकी जो है अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट से जो है वो जुड़ी हुई है। लेकिन जो पॉलिसी आउटलुक होना चाहिए, जो सोल्यूशन आउटलुक होना चाहिए, वो बहुत कम पार्टीज का और लीडर्स का क्लियर है। तो मैं ये समझता हूं कि देश की जनता ने जो है इस बात को भी समझने की जरूरत है कि राष्ट्रीय लेवल पे कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के कौन सी वो 8-10 पार्टीज है या लीडर्स है जिनके अंदर में ये कैलिबर है। ये एक पहले आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। सिर्फ पार्टीज है, अभी कोई अध्यक्ष है, कोई सचिव है, तो वो लीडर्स नहीं हो जाते। प्रिंसिपल और पॉलिसी और प्रोग्राम क्लियर ना हो, तो वो पार्टीज जो है कोई डेमोक्रेसी के लिए, देश के लिए या लोगों के लिए जो है वो यूजफुल नहीं हो जाती। तो पब्लिक को भी जो है ये मिनिमम आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि कई पार्टीज जो 2,500 में तो ऐसी पार्टीज है। देखिए, अगर आप इलेक्शन का डेटा देखेंगे तो 150-200 पार्टीज भी चुनाव नहीं लड़ती है। ये 2,500 पार्टीज में बाकी पार्टीज तो किसी और पर्पस के लिए बनी हुई है। फिर इसमें 150-200 पार्टीज में कम से कम 80-100 पार्टीज ऐसी है जो बीजेपी कांग्रेस के लिए वोट कंफ्यूज करती है। तो जनता को वोट कंफ्यूजिंग पार्टीज है, जिसको हिंदी में वोट कटवा पार्टी भी बोला जाता है। तो वोट कटवा पार्टी या वोट कंफ्यूजिंग पार्टीज मेजॉरिटी 80 से 100 वो हो जाती है। तो जो है वो बच जाती है 30-40 देश के अंदर में। उसमें भी जिनका नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्लियर आउटलुक है, वो मुझे नहीं लगता 4-5 भी पार्टीज कांग्रेस बीजेपी के अलावा बच जाती है, जिसमें अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया टॉप मोस्ट है इंडिया में। अगर पॉलिसीज की बात करूं ये मैं, या राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आउटलुक की बात करूं, तो लोगों को भी जो है, यू सी, आई ऑलवेज से वन थिंग, दैट द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप। यानी जब तक नागरिक जो है सुजान नहीं होंगे, तब तक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं होती। दुनिया का अगर इतिहास देखेंगे, इसका इतिहास देखेंगे, लैटिन अमेरिका का देखेंगे, या एशियन डेमोक्रेसीज का भी इतिहास देखेंगे, तो जहां लोगों को डेमोक्रेसी की समझ डेवलप हुई है, वहीं जो है डेमोक्रेसी सक्सेस होती है।
अभी देखिए ना, अभी कोरोना का प्रॉब्लेम है, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री गेले आणि त्यांनी म्हणले भाई देवा काही आशीर्वाद दे, याला दूर कर. कोई कर्नाटका का जो है हेल्थ मिनिस्टर बोल रहा है कि भाई भगवान ही हमको बचा सकता है ये कोरोना से, जो है वो. यानी स्टिल हमारा जो थिंकिंग है वो साइंटिफिक नहीं है अभी तक, जो है वो. तो डेमोक्रेसी के जो वेरियस एस्पेक्ट्स है उसको भी हम लोग नहीं समझ पाए हैं. तो इसलिए क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी इंप्रूव होने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने पोजीशनिंग लेना चाहिए, और जो अच्छे लोग हैं वो कहीं ना कहीं लिमिटेड अलायंस के लिए एक आना चाहिए. इस बार चला लोगों को इकट्ठा आके कुछ फायदा नहीं होने वाला. हाँ सर जी, एक राजनीतिक पार्टी के प्रमुख नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पे अगर हम ये अगर पूछे कि अम्बेडकराइट पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते यदि राष्ट्रीय राजनीति में अगर आने वाले चुनाव में एक गठबंधन के तौर पे अगर लीडरशिप करना चाहोगे तो कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किन 8-10 पार्टियों को आप साथ लेना चाहोगे और इसके लिए क्या करना चाहोगे सर जी? देखिए, जो हमने जो पॉलिसीज को डिक्लेयर किया है, ये P2A2 में जो है ये पॉलिसीज डिक्लेयर्ड है. इसको जो थोड़ा भी जिसकी पॉलिसी मैच होती है, मान लीजिए 15-20% भी किसी पार्टी की पॉलिसीज मैच होती है, तो वो पार्टी इसको जो है वो एपीआई लिमिटेड अलायंस कर सकती है. अगर आप मुझे नाम लेना चाहे तो मैं 2-3 ट्राइबल पार्टीज का ले सकता हूं, जैसे जेएमएम है, मान लीजिए गोंडवाना पार्टी है, बीटीपी है. अगर साउथ इंडियन पार्टीज की बात करूं तो मैं जैसे डीएमके है ना, इस तरह से, या जेडीएस है, या अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर चले जाऊं तो एसपी बीएसपी में से एक पार्टी हो सकती है. तो इस तरह के जो है पार्टीज, कुछ लिमिटेड पार्टीज है जो इसके करीब आएगी, जो नेशनल लेवल पे अगर एग्री करती है एक पॉलिसीज को, तो ऐसी 8-10 पार्टीज निकल सकती है जिनमें कुछ सुजानता है, जो कुछ उस लेवल तक जा सकती है. सर आपकी पार्टी जो है खासतौर पे उसको ट्राइबल एरियाज जो है या आदिवासियों का जो एरिया है उसमें काफी हद तक उसको स्थान है आपकी पार्टी का. आज के दौर में अगर हम देखें कि आदिवासी समाज का या आदिवासी समाज बांधवों का अभी फिलहाल क्या ऐसे प्रॉब्लम्स है कि जो सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी देकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, इस बारे में एपीआई क्या सोच रही है? कौन से वो प्रॉब्लम है? देखिए, ट्राइबल का सबसे बड़ा इश्यू अभी आप देखेंगे, अगर यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट डिसीजन दिया मस्कुजी ट्राइब्स के ऊपर में. मस्कुजी ट्राइब्स, क्रीक ट्राइब्स जो है इस जो एरिया है उसमें 30 लाख एकड़ जो है, यानी लगभग 12 लाख हेक्टेयर्स जो है वो जमीन, उस पे वो टेरिटरी और बाउंड्री पे आदिवासी, और वहां उनका कस्टमरी लॉ से जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं चीजों को. ये जो है यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो डिसीजन दिया. आदिवासियों का डेवलपमेंट का इशू है, जल जमीन जंगल का इशू है. जल जमीन जंगल और संस्कृति जो है, यानी उनका कल्चर और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द और द इंडिजिनस पीपल, इसका जो है वो सेटलमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा मेरा मानना हुआ है. यानी अगर आप 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल को यदि आप देखते हैं तो संविधान में जो इंडिजिनस राइट्स का सेटलमेंट नहीं हुआ है. और एपीआई का यह स्पष्ट मत है, उसके लिए मैंने 2 बिल बनाए हैं और पार्लियामेंट में मेरी लाने का उसका प्रयास चल रहा है कि जो सब इंडिजिनस राइट्स है, जो आईएलओ कन्वेंशन 169 में जिसका प्रोविजन है, और यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल 2007, इनके आधार राइट्स, जिसको मैं कहता हूं लैंड, टेरिटरीज, रिसोर्सेज, कल्चर एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, यानी जल जमीन जंगल का उसे मालिक बनाना एक्चुअल टर्म्स में, ये उनका सब जो है उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं. और मेरी बात को ट्राइबल लोग बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया में समझ रहे हैं, इस बात की मुझे खुशी है. जी, बहुत बहुत बढ़िया बात है आपकी. लेकिन अभी कुछ ट्राइब जो विचारवंत है, जो सोचने वाले कार्यकर्ता है, उनका वो एक बात उभर कर ला रहे हैं सामने कि हम आदिवासी है, यहाँ के मूल निवासी है, यहाँ के पूर्वज है, लेकिन हमें अभी केवल एक अनुसूचित जमाती बना दिया गया है. ये उनके एक एलिगेशंस होते हैं. तो ये जो एलिगेशंस उनके आ रहे हैं, तो इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहोगे सर? नहीं, देखिए, ट्राइब्स आर नॉट कास्ट, यानी ट्राइब्स आर, यू सी, एथनिक कम्युनिटीज जो है. तो यदि आप की उत्पत्ति में जाओ होमोसेपियंस के, तो हम सभी आदिवासी थे पहले. यानी गांव में आने के पहले जब हम जंगल में रहे तो जंगल में
सब आदिवासी थे, फिर गांव में आ गया, गांव से शहरों में, वहां से फिर बाइफर्केशन हुआ है। तो यदि आप ओरिजिन ऑफ अगर होमोसेपियंस को देखेंगे और उसके कल्चर्स को यदि देखेंगे तो सारे लोग जो है वो आदिवासी थे। अब ट्राइब ये जो वर्ड है, एक्चुअली ट्राइब जो वर्ड है दैट इज नॉट कास्ट, लेकिन अगर आप हिंदी में देखेंगे तो सर्टिफिकेट में जनजाति है। तो ये जो ट्रांसलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है, हिंदी ट्रांसलेशन, वो अप्रोप्रिएट नहीं है। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में एबोरिजिनल ट्राइब्स ये वर्ड होना चाहिए था, वो मिस हुआ संविधान सभा में। क्यों हुआ, कैसा हुआ, इस पर मैंने कभी इनडायरेक्टली बातें की है, आज उस पर मैं नहीं कहना चाहूंगा। तो जो अभी दुनिया के कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में एबोरिजिनल ट्राइब्स वर्ड था, आपके जो एबोरिजिनल ट्राइब्स के राइट्स है वो न्यूजीलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही सेटल हो चुके थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले। लेकिन हमारा संविधान बनते वक्त जो है कुछ चीजें छूटी हुई है, कुछ चीजों का एरर हुआ है, उसके वजह से वो ऐसा एलिगेशन करते हैं। अब भारत जो हमारे देश का नाम है, मेरे लिहाज से भारत के पहले गोंडवाना था। यदि आप ट्राइबल कंटेक्स्ट में देखेंगे तो भारत के पहले गोंडवाना था, लेकिन जब हमारे देश का, इंडिया का हिंदी ट्रांसलेशन का जब हमें, तब हमने वैदिक कल्चर से जो है वो भारत को अडॉप्ट किया है। तो ऐसे बहुत सारे अनरिजॉल्व इश्यूज है भारत के अंदर में, जिसको हमें सेटल करने की जरूरत है। राइट पार्टी ऑफ इंडिया में काफी क्लियरली कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आज बहुत सारी चीजों को हम बात करें, लेकिन अभी जो फिलहाल जो है कि 2016 में नोटबंदी आई, उसके बाद अभी जो है सेकंड टर्म जो है कि प्राइवेटाइजेशन का बहुत सारा दौर अभी चल रहा है। प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन भी जा रहा है, लेकिन यदि जो समाज जागरूक है, अवेयर है, शिक्षा ली हुई है, ऐसे समाज का जो आंदोलन है या उसके खिलाफ जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए पूरे भारतवर्ष में, वो उतनी तीव्रता से नहीं दिख रही है। या शिक्षित समाज कहीं ना कहीं ये एक तो एब्सॉर्ब हो रहा है या कहीं ना कहीं मैनेज हो रहा है, ऐसी बात होगी, या शिक्षित समाज कुछ समय की एक समय के लिए अपनी राह देख रहा है, हाँ, नहीं, समय का एक इंतजार कर रहा है, क्या इसके संदर्भ में कहोगे सर? देखिए, अगर मैं एजुकेटेड क्लास में जो सर्विसेज में उनकी यदि बात करूं, कंडक्ट रूल में बन गए, जो कंडक्ट रूल में बन गए वो तो एजुकेशन और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। कंडक्ट रूल ने उनको बांध दिया है जो गवर्नमेंट सर्विसेज में है। अब जो लोग एजुकेटेड है और बहुत बड़ी मात्रा में जो रिजर्वेशन के बाहर, गवर्नमेंट सेक्टर के बाहर है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो कोई अपना खुद का सेल्फ प्रोफेशन या बिजनेस कर रहे हो, तो क्योंकि अभी एजुकेशन हमारे देश में 76% से ज्यादा लिटरेसी हो गई है, हायर एजुकेशन भी 23% से ज्यादा जो है अभी देश में हो रहा है। तो बहुत सारा ऐसा वर्ग, मेजॉरिटी वर्ग है जो गवर्नमेंट सर्विसेज से बाहर है। तो उन लोगों को मैं बार बार कहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ कंट्री। देखिए, हम बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक सांस्कृतिक जो है वो संस्थाओं में अपनी एनर्जी को लगाते हैं, पर अगर आपको देश को चलाना है, लॉ मेकिंग करना है, पॉलिसी मेकिंग यदि करना है, तो पॉलिटिकल पार्टी के अलावा आपको रास्ता नहीं है। आपको जो है डेमोक्रेसी में यदि लॉ मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स बनना है तो इट इज ओनली द पॉलिटिकल पार्टी विच कैन डू सो। अब आप जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उदाहरण देने के लिए बोल रहा हूं, मैं सीसीपी का उदाहरण दे रहा हूं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। आप देखिए, वो चाइना को सेकंड नंबर पर लेकर आ गई वर्ल्ड के अंदर में, एक है चाइना के अंदर में, उस पार्टी ने जो है चाइना को सेकंड नंबर पर ला लिया। यदि आज चाइना सेकंड नंबर का जो है वो इकोनॉमिक पावर है, लार्जेस्ट जो है वो एक्सपोर्टर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जीडीपी पीपीपी पे जो है वो चाइना जो है अमेरिका से आगे है। तो आप देखिए, एक पार्टी अगर स्पेशल, तो उस कंट्री का डेवलपमेंट कैसा हो सकता है। मैं दूसरी भी पार्टियों का उदाहरण दे सकता हूं, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टीज ऑफ यूरोप, आप देख लीजिए, जर्मनी को देख लीजिए, स्वीडन को देख लीजिए, आप जो है पूरे नॉर्डिक कंट्रीज को देख लीजिए, या आप फ्रांस को देख लीजिए, तो आप देखेंगे कि वो कंट्रीज ने उनके देश को कैसे डेवलप किया। आज यूरोप में विषमता सबसे कम है, वो वहां की सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टीज की देन है। तो पॉलिटिकल पार्टी के बगैर ये काम नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं है, उनको पॉलिटिकल पार्टी में या पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। सर अभी ये आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिटरेचर के बहुत सूक्ष्म अभ्यासक हो। बाबा साहब एक अर्थशास्त्री रह चुके हैं, लेकिन आज अगर हम देख रहे दुनिया भर में जो भी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं थोड़ी सी संकोच में होती हुई नजर आ रही। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें,
जो कैपिटलिस्ट है वो कैपिटलिस्ट केवल इससे गवर्नमेंट के साथ कुछ मिल रहा है, इस पे वो उनका सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। वो चाहते हैं कि हमारी अलग सी खुद की एक करेंसी हो। तो दुनिया के बहुत सारे जो इंटरप्रीनर्स है, जो उद्योगपति है, वो अपनी करेंसी ला रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी जो लोगों को दिखाई भी नहीं देती है। तो ये जो करेंसी आ रही है दुनिया में, क्या भारत में भी ये आएगी, या इसका क्या भविष्य भारत में रहेगा, और उसके साथ लोगों का भविष्य क्या रहेगा? पूरे दुनिया में ये जाएगी, लेकिन जहां पर भी जाएगी ये पूरे दुनिया में जाएगी। क्रिप्टो करेंसीज जिसको बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक करेंसीज बोला जाता है, इसको फ्यूचर ऑफ मनी भी बोला जाता है अगर इकोनॉमिक्स में हम इसका स्टडी करें तो क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड तो अभी डीलिंक हो चुका है, वो तो क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड 1924 तक के ही जो है वो डीलिंक हो गया था। उसके बाद में एब्सोल्युटली गोल्ड स्टैंडर्ड 1971 से डीलिंक हुआ। उसके बाद में फियाट मनी जो है वो आया, जिसको जो है बगैर गोल्ड के रिजर्व के जो है वो पैसा छापा जाता है। और अभी जो है इलेक्ट्रॉनिक करेंसी को जो है वो फ्यूचर ऑफ करेंसी जो है माना जा रहा है, फ्यूचर ऑफ मनी माना जा रहा है। तो वो आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट्स के पास में राइट है कि उसको लीगलाइज करके उसको टैक्सेशन के एम्बिट में वो ला सकते हैं। और कई कंट्रीज ने इसको लीगलाइज किया और टैक्सेशन के एम्बिट में लाया है। और कई अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि भाई इस पर प्रोग्रेसिव टैक्स लगाना चाहिए। तो वो गवर्नमेंट्स के हाथ में वो कर सकते हैं उसे। लेकिन सर, भारत जैसे अगर देश का हम विचार करें, तो जहां पर लिटरेसी बहुत, हम 76% अगर हो भी, लेकिन जो आर्थिक जो लिटरेसी है वो भारत में बहुत कम है, क्योंकि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हुए लोगों को भी इकोनॉमी समझ में नहीं आती। तो जब वो पैसा भौतिक रूप में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम में है, तो ज्यादातर भारतीय समाज जो है तो इससे दूर रह जाएगा। तो फिर वो ये मेन इकोनॉमी में कैसे आ सकता है? नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं उसको लीगलाइज करने की जरूरत है। और इकोनॉमिक्स का तो ऐसा है ना, अभी तो हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी ठीक से बने नहीं है। देखिए, हम अभी एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन में है। और अगर आप देखेंगे यूरोप अमेरिका को देखेंगे या चाइना को भी देखेंगे, तो वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन गए हैं, और वो अभी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज बन रहे हैं। तो इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनने की जो है वो प्रोसेस में है। इसलिए हमको इकोनॉमिक्स और जो फिनांस है उसका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा कम है। यदि इकोनॉमिक्स हमको समझा रहता तो चाइना के जगह हम होते ना, क्योंकि चाइना और इंडिया तो दोनों एक ही समय में बने 1949-50 में। लेकिन चाइना सेकंड में चले गया, हम जो है वो अभी 7th नंबर पर है जीडीपी में। तो इकोनॉमिक्स को समझने में उस समय में भी गलती हुई है 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनते वक्त, और अभी भी वो जो है वीकनेस है। बट किया जाए और टैक्सेशन के एम्बिट में लाया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, डील हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल सर, देश के संदर्भ में बहुत सारी संस्थाएं ये कह रही कि आने वाले दिनों में, अभी भी फिलहाल भारत का जीडीपी जीरो तक आ जाएगा, उससे नीचे चला जाएगा डेवलपमेंट जो रेट है। आपको सही मायने में एक बाबा साहब के अर्थशास्त्री के अभ्यासक होने के नाते आपको क्या लग रहा है? नहीं, अभी ऑलरेडी जीरो से नीचे है। अभी कोरोना शुरू हो रहा था तब 4.2 था, जब लॉकडाउन के पहले 21 मार्च के पहले 4.2% ऑफ द जीडीपी जो है वो ग्रोथ रेट थी, नॉमिनल जीडीपी। उसके बाद अभी जो हमारा 20 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है कोरोना में, दैट इज 10% ऑफ द जीडीपी। अभी जो क्रिसिल ने कहा है 5% कॉन्ट्रैक्शन है, और सिटी इंक ने कहा है 6% कॉन्ट्रैक्शन है। यानी अगर मैं 6% या 5% भी कहूं तो ऑलरेडी जीरो से माइनस में है हम अभी। लेकिन आप देखिए, जहां कोरोना की शुरुआत हुई चाइना, वो 3.2% से प्लस में आ गया है। तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मोदी सरकार की जो इकोनॉमिक नीति है, लॉकडाउन, एब्सोल्यूट लॉकडाउन करने की जो मोदी सरकार की नीति थी वो गलत थी। कोरोना को लॉकडाउन से आप रोक नहीं सकते। कोरोना का सोल्यूशन जो है वो वैक्सीन और मेडिसिन है और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है। एब्सोल्यूट लॉकडाउन जो किया मोदी सरकार ने, लगभग जो है वो 90 दिनों तक एब्सोल्यूट लॉकडाउन किया, वहां गलती हुई है। पार्शियल लॉकडाउन करना चाहिए था। तो वहां से हमने जीडीपी को बहुत ज्यादा लूज कर दिया है। और अभी जब तक आने वाला 3 महीना 4 महीना और हमको तकलीफ है, प्रोडक्शन और डिमांड हमारी खत्म हो गई है इंडिया के अंदर। तो अभी जो है हमको कम से कम मुझे लगता है 2 क्वार्टर्स और लगेंगे प्लस में आने। सर जी, अभी कोरोना का संदर्भ निकला है, तो कोरोना से ये बात सामने आ रही है कि हेल्थ जो है, हेल्थ सिस्टम जो है, जो गवर्नमेंट के अंदर हेल्थ सिस्टम है, वही लोगों के लिए काम कर रही है, वही लोग लोगों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है कि ये पब्लिक हेल्थ सिस्टम को थोड़ी कमजोर बना रही है।
और प्राइवेट जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है इसमें बहुत ज्यादा पैसा कमाने की सोच रहे। तो ये सारी चीजों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर जी? देखिए, लेस देन 1% ऑफ जीडीपी वी स्पेंड ऑन, यू सी, द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पे हम 1% भी जीडीपी का स्पेंड नहीं करते इंडिया में। जबकि आप जितने अच्छी कंट्रीज को देखेंगे वो सारा 2-3% से 4-5% तक जो है वो स्पेंड करते हैं। तो ये तो कांग्रेस के पीरियड में और बीजेपी के पीरियड में जो है, जैसे आप एजुकेशन का बजट देखिए, अभी भी 2.25% से कम है। हेल्थ का बजट देखिए आप, 1% से कम है। SC ST का यदि आप बजट देखेंगे तो हमारी 26% आबादी है, लेकिन हमको जो अभी भी मिलता है। ओबीसी का यदि आप बजट देखेंगे तो 0.4% जो है उनको पैसा मिलता है। तो ये जो है, ये तो कास्ट कैपिटलिस्ट नीतिज है। भारत में जातीय पूंजीवाद के आधार से जो है वो बजट बनता है, जिसके लिए जो है अमीर लोगों के लिए ज्यादा एलोकेशन होता है और जो मध्यम वर्ग और गरीब लोग हैं उनके लिए एलोकेशन बिल्कुल नहीं होता। और जब तक भारत में आत्मनिर्भर भारत जो है, वो जब तक मानव संसाधन विकसित नहीं होंगे और मानव स्किल्स विकसित नहीं होंगे, तब तक आत्मनिर्भर भारत की निर्मित जो है ये कोरी कल्पना है। ये मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं। तो मोदी जी को जो है वो इकोनॉमिक्स समझता नहीं है, पॉलिटिकल साइंस जो है, कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स लॉ समझता नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझता नहीं, इंटरनेशनल जो है रिलेशन समझते नहीं है। ये भोंदू प्राइम मिनिस्टर है। मोदी जो है वो भोंदू प्रधानमंत्री है देश के। और जब तक भोंदू नीतियां देश में रहेगी, इस तरह की प्रॉब्लम रहेगी। और ये डेलिबरेटली किया गया है देश के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, कोरोना का विषय निकला है तो उसके साथ एक दूसरा जो विषय है वो भी हम पूछ लेते हैं कि बहुत सारे कोरोना के पीरियड में या आने वाले दिनों में ऑनलाइन शिक्षा होगी, यानी शिक्षा जो होगी वो ऑनलाइन होगी। तो क्या ये बहुजन समाज को शिक्षा से बाहर करने का तंत्र है या ये आज के दौर की ये जरूरत है? क्या सर इसके संदर्भ में कहोगे? नहीं, अभी तो कंपल्शन है। अभी तो कोरोना में हम समझ सकते हैं कि कंपल्शन है। पर यदि अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन करके अगर पॉलिसी करके ले रहे हैं, तो देखिए, एक तो 4G कम से कम गांव तक, जंगलों तक जाना चाहिए। कंपलसरी 4G करना पड़ेगा आपको। फिर हर एक को, स्टूडेंट को मोबाइल देना पड़ेगा, लैपटॉप्स देने पड़ेंगे आपको, जो डिजिटल क्लासरूम्स बनाने पड़ेंगे या कोई जो है कम्युनिटी हॉल्स डिजिटल बनाने पड़ेंगे। जब तक ये तमाम सारा जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं उसके अंदर में सपोर्टिव दिया जाता, तब तक के जो है मुझे नहीं लगता कि इससे जो है वो जो एक्चुअल एजुकेशन है, पेडागॉजी जिस तरह से भी क्लासरूम्स में दी जाती है, वो उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे। अभी तो ठीक है, कंपल्शन है, हम समझ सकते हैं। पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी जब तक सपोर्टिव चीजें ना करे, तब तक ये ठीक नहीं है। और मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन लर्निंग से इंसान की निर्मित पूरी तरह नहीं हो सकती है, क्योंकि जो एजुकेशन सोशल एसोसिएशन है, जब तक आप समाज लेते, आप सोसाइटी का अच्छा मेंबर या अपने कंट्री का अच्छा नागरिक नहीं बन सकते। तो अगर ऑनलाइन अगर आपको पढ़ाना है और अगर आपको अच्छा सिटीजन बनाना है, तो ये ह्यूमैनिज्म की प्रोसेस में ही हो सकता है। जब तक इंसान मशीन ना बने, आधा इंसान इंसान हो और उसमें मशीन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाए, उसके दिमाग में चिप्स डाली जाए और उसको ऑनलाइन जब तक कनेक्ट ना किया जाए, तब तक उसको जो पढ़ाना है वो आप नहीं पढ़ा सकते। तो दिस इज नॉट अ रेमेडी। आई डोंट फील कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता। हाँ, टेम्पररी कंपल्शन है, ये तो हम मानते हैं। हाँ सर जी, शिक्षा और हेल्थ के संदर्भ में तो बात आ गई। अभी जो चल रहा है कि जो दौर चल रहा है कि गवर्नमेंट और स्टेट हो या सेंट्रल हो, उनको लोग तो लगते हैं काम के लिए, तो ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से लिया जा रहा था आज तक। लेकिन अभी माहौल ऐसा आ रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम किसी कंपनियों को दी जा रही है और कंपनियां गवर्नमेंट के लिए लोगों को कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे लेगी। तो इसमें सबसे ज्यादा कंपनियां जो है मुनाफा कमाना चाहेगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम गवर्नमेंट ने तुरंत रोकना चाहिए या उसको बढ़ावा देना चाहिए? क्या सर इसके संदर्भ में कहोगे? नहीं, बिल्कुल रोकना। एक्चुअली जो है 3 साल जिसका एम्प्लॉयमेंट परमानेंट है उसको तो परमानेंट कर देना चाहिए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में वर्कर 3 साल तक काम किया है तो उसको परमानेंट करना चाहिए। पॉलिसी तो ये होना चाहिए। दूसरा, जो नए लोगों के लिए आपको करना है, तो उसके लिए डायरेक्ट जो है वर्कर्स यूनियन जो है या वर्कर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो है वो लेना चाहिए, ताकि उसमें जो है मिनिमम वेजेस है, प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, सोशल सिक्योरिटी के बाकी जो प्रोविजंस है वो पूरी तरह से फुलफिल हो। तो मुझे लगता है कि जो आउटसोर्सिंग किया जा रहा है कंपनीज को, वो सही नहीं है। लेकिन ये पूरा जो इकोनॉमिक मॉडल है जिसको हम कंटेम्पररी कैपिटलिज्म का
इकोनॉमिक मॉडल कहते हैं या हाइपर कैपिटलिज्म का मॉडल कहते हैं, इसका कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए, ये इकोनॉमिक मॉडल का जो है वो वर्क ही वैसा करता है। और उसमें आप देखेंगे रियल वेजेस कम हो रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी जो है वो कम हो रही है। तो जब तक हम जो कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म का जो मॉडल है अभी उसका जो है ट्राई करते हैं, तब तक ये प्रॉब्लम्स रहने वाली। इट इज अ लार्जर इश्यू। हाँ सर, एक एपीआई अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया का एक जो स्लोगन है, एक तरह से हम उसे कहेंगे स्वतंत्रता नहीं, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता और फिर धम्म, ये 5 चीजें अम्बेडकर पार्टी ने सामने लाई है। तो ये स्लोगन जो है ये सॉल्यूशन है या ये आपकी पार्टी की फिलॉसफी है या आपके पार्टी का नेचर ऑफ वर्क है? देखिए, अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया जो है अभी जो है इंपॉर्टेंट साइंस और ह्यूमैनिज्म पर चल रही है। तो साइंस और ह्यूमैनिज्म को जो है वो हम सबसे ज्यादा जो है वो अभी मान के चल रहे हैं, और मल्टीपल सॉल्यूशंस को जो है हम लोग ज्यादा जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर ब्रीफ में मैं कहूँ तो कॉस्मो ह्यूमैनिज्म इसके लिए सर्वोपरि है, कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स इसमें है, और अम्बेडकरिज्म के कुछ पॉइंट्स जो है इसमें है। तो अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये साइंस एंड सॉल्यूशंस की पार्टी है, ये साइंस एंड ह्यूमैनिज्म की पार्टी है, ये देश के लोगों की पार्टी है, और ये दुनिया को जो है एक अच्छी जस्ट वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, तो जस्ट वर्ल्ड बनाकर जो है, जिसको मैं मोदवेडची कहता हूँ, नॉलेजेबल एंड वाइज वर्ल्ड बनाने की पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल सर, अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया आज देश भर में कितने राज्यों में काम कर रही है और आने वाले दिनों में वो सफलता की सीढ़ी जो चढ़ेगी वो किस राज्य में सबसे पहले चढ़ेगी और आने वाले दिनों में वो कितने राज्यों को अपने शक्ति का प्रदर्शन दिखाएगी या वहां से वो अपना रिप्रेजेंटेशन करेगी? देखिए, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का स्प्रेड तो यदि मैं कहूँ तो 20-22 राज्यों में है पूरे देश के अंदर में, और हमने क्लियर ही रखा है कि भाई हमको स्टेट लेवल की पार्टी नहीं चाहिए, हमको नेशनल लेवल बीजेपी को अल्टरनेटिव देना आज नहीं कल। और जब तक भारत में बीजेपी कांग्रेस को अल्टरनेटिव पार्टी अच्छी नहीं मिलेगी तब तक देश आगे नहीं जाएगा, तब तक SC ST OBC माइनॉरिटीज और जो श्रमिक वर्ग है, किसान है, उनका सही मायने में उद्धार नहीं होगा। वी आर वेरी क्लियर अबाउट दिस, और इस है हमने इसको पहले ही कहा है कि हम इसको ऑल इंडिया पार्टी रखेंगे। तो 20-22 राज्यों में ये स्प्रेड है। आपने जो दूसरी बात कही कि किस राज्य में सबसे पहले ऊपर आएगी, ये तो, लेकिन अभी हमारा जो फोकस है वो ABC ऐसे 3 सीटों में है, यानी A की वो सीट है जिसको हम लड़कर जीतना चाहते हैं, B की वो सीट है जिसको शायद हम जीते या जीत ना भी पाए लेकिन बहुत स्ट्रांग फाइट होगी, और C की सीटें हम अपना स्टैटिस्टिकल जो डेटा होता है उसको बढ़ाने के लिए पूरा करेंगे, यानी एक्सपांशन के लिए पूरा करेंगे। तो उसमें हम अभी कुछ सीटों को नेशनल लेवल पे लोकसभा की आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और 2024 में मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ लोकसभा का जो है वो, तो इसलिए जो है अब कहां से विक्ट्री मिलेगी वो आज बोलना ठीक नहीं है, लेकिन जहां से भी मिलेगी वो एक अच्छी शुरुआत होगी API के लिए और देश के लिए। सर, आज आपने बहुत एक संभावना और एक आशादायी पिक्चर निर्माण किया है कि 2024 का चुनाव जो है आप लड़ना चाह रहे हैं, और इसके लिए आपका अभिनंदन भी हम करते हैं। लेकिन लोगों की निजी चर्चाओं में ये विषय आता है कि इस देश में शायद 2024 के चुनाव शायद नहीं होंगे, या शायद लोकतंत्र का ढांचा ही बदल जाएगा। तो ये जो निजी चर्चाओं में जो डर है या ये जो भयावहता लोगों के मन में बसी है, तो ये क्या सच्चाई है या इसके संदर्भ में आपके कुछ अलग विचार है सर? क्या कहोगे सर? नहीं, चुनाव तो होगा, चुनाव नहीं होगा ऐसा जो है हमको नहीं मानना चाहिए। हाँ, चुनाव डिले किए जा सकते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन में किया जा, जैसे अभी बिहार का चुनाव डिले होने की संभावना है, बाई इलेक्शंस डिले होने की संभावना है जहां हो रहे हैं, बंगाल का चुनाव भी डिले हो सकता है अगर कोरोना बढ़े, क्योंकि ये जो 2005 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत जो इसको डिले किया जा सकता है, या इसी तरह और कोई लॉ लाकर डिले किया जा सकता है, पर चुनाव नहीं होगा ये तो बोलना ठीक नहीं, क्योंकि फिर कॉन्स्टिट्यूशन ही टोटली उसके लिए चेंज करना पड़ेगा। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन है प्रेजेंट फॉर्म में तो चुनाव तो होंगे, ये एक बात इंपॉर्टेंट है। चुनाव के अंदर और ज्यादा जो है क्या डिफिकल्टीज निर्माण होगी, ये बीजेपी ज्यादा डिफिकल्टीज निर्माण करना चाहिए उसको। किस तरह की डिफिकल्टी हो सकती है सर आपकी सोच से?
देखिए, पैसे और मीडिया का और ज्यादा यूज होगा। फिर जो है ईवीएम का तो ऑलरेडी हैकिंग के और टैंपरिंग के इश्यूज है, उसको यूज किया जाएगा अलग ढंग से। फिर जो पार्टीज है कंफ्यूज करने के लिए जो है, उसको बहुत ज्यादा पार्टीज को, दूसरे पार्टीज को, रियल पार्टीज ऊपर ना आए इसलिए उनको कंफ्यूज किया जाएगा। जो अच्छे लीडर्स है उनके इमेज पर, उनकी वर्किंग के ऊपर अटैक्स किए जाएंगे। हो सकता है कुछ लीडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को लॉ में फंसाने का भी प्रयास किया जाए। तो ये जो तमाम माध्यम है जिससे बाकी पार्टीज कॉम्पीट ना कर सके फेयरली, ये बीजेपी कर सकती है। और इंटरनेशनल लेवल पर हो सकता है सीआईए की भी मदद ले अमेरिका की, क्योंकि जो है इस तरह से भी वो कोशिश कर सकती है। सीआईए मोसाद भी इंटरवीन कर सकती है किसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, और लोगों को कंफ्यूज कर सकती है भारत के। तो कोई भी मेथड यूज कर सकती है बीजेपी। उनके पास अभी जो तंत्र है, वो तंत्र में वो काफी चीजें यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सर, कोरोना के पीरियड में अभी चुनाव कोई ऐसी इमरजेंसी होगी तो चुनाव थोड़ा आगे हो सकता है, लेकिन फिलहाल आज महाराष्ट्र में जो पंचायत है, ग्राम पंचायत है ग्रामीण इलाकों में, तो वो ग्राम पंचायतों का जो इलेक्शंस है वो कोरोना की वजह से नहीं ले पा रही सरकार, गवर्नमेंट। तो वहां पर प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर वो वहां पे नियुक्त करना चाहती है, लेकिन एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर जी ने जो अभी राजभवन में राज्यपाल जी की जो भेंट की है उन्होंने, तो उन्होंने ये कहा है कि किसी भी ग्राम पंचायत में एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक ना नियुक्त किया जाए, वहां पर चुनाव हो। आपको क्या लगता है इस संदर्भ में क्या होना चाहिए? नहीं, चुनाव तो डेमोक्रेसी का जो है वो इनएविटेबल रूल है। चुनाव तो होने ही चाहिए। पर अभी जो ग्राउंड में जो पोजीशंस है, कोरोना की जो इन्फेक्शन जिस तरह से फैल रहा है, तो अगर हम रियल पोजीशंस को देखें, क्योंकि अभी देखिए 10.5 लाख केसेस इंडिया में हो गई है, और एक महीने में लगभग 10 लाख केसेस और ऐड होगी। तो जो एक्चुअली जो हम जब फील्ड में जा रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि माहौल उतना सूटेबल नहीं है। क्योंकि अगर आप चुनाव करेंगे और पब्लिक गैदरिंग्स नहीं होगी, तो आप एड्रेस क्या करेंगे लोगों को? आप किस तरह से लोगों को समझाएंगे अपनी पॉलिसी, अपने मुद्दे जो भी है, उनको कैसे आप समझाएंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के लिए अभी जो है, एग्जैक्टली अभी ये समय जो है वो पूरी तरह सूटेबल नहीं है। लेकिन चुनाव होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में चुनाव के बगैर डेमोक्रेसी नहीं है। बिल्कुल सर, अभी ये राजनीतिक पार्टी के आप नेशनल प्रेसिडेंट हो। महाराष्ट्र में अगर हमने देखा है तो बीजेपी की राजनीति के खिलाफ एक नया मॉडल आया है उभर कर, जो 3 पार्टियां हैं महाराष्ट्र की, वो प्रमुख पार्टियों ने मिलाकर सरकार बनाई है। तो कहीं ये माहौल केंद्र में या अलग अलग राज्यों में भी ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में, या ऐसे प्रयोग के संदर्भ में आप क्या कहना चाहोगे सर? आप शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस इकट्ठा आने की बात कर रहे हैं। जो शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी इकट्ठा आई है बीजेपी को दूर रखने के लिए, नहीं, वो आए हैं, ये एक तरह से अच्छा है। लेकिन मैं कहूंगा कि पॉलिसी लेवल पर जब तक वो अच्छा कुछ नहीं करके दिखाते हैं, तब तक जो है, देखिए, केवल पॉलिटिकल पार्टी को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अल्टरनेटिव देना, इसमें नीतिगत परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता। ये केवल राजनीतिक परिवर्तन है। और जब तक व्यवस्था परिवर्तन और नीतिगत परिवर्तन नहीं होगा, तब तक भारत में एक्चुअल बदलाव नहीं आएंगे। तो बीजेपी को रोकने के लिए ये जो तीनों आए, ये तो एक चांगला प्रयोग आहे, त्याला आपल्याला म्हणजे अप्रिशिएट करायला पाहिजे। पण पॉलिसी लेवलवर जोपर्यंत ते चांगले म्हणजे पॉलिसीज देणार नाही, तोपर्यंत आपण असं मानू शकणार नाही की त्यांनी खरंच काही चांगलं अल्टरनेटिव्ह दिलं। सर, असं अल्टरनेटिव्ह पॉलिसी देण्यासाठी त्यांनी नेमकं काय करायला हवं असं आपण सांगणार? महाराष्ट्राच्या संदर्भामध्ये, हो, हो. महाराष्ट्राच्या संदर्भामध्ये जे आहे, महाराष्ट्राच्या संदर्भामध्ये बोलायचं झालं तर महाराष्ट्राचा जो रुरल पोर्शन आहे आणि जो ट्रायबल म्हणजे फॉरेस्टचा जो पोर्शन आहे, आणि जे मॅन्युफॅक्चरिंग पॉलिसीज आहेत त्याला स्प्रेड करणं गरजेचं आहे। कारण तुम्ही बघा, जास्त इकॉनॉमिक कॉन्सन्ट्रेशन आपलं मुंबई, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड आहे, किंवा नाशिक पर्यंत जो आहे, तो तिथे जास्त जो आहे तो इकॉनॉमिक कॉन्सन्ट्रेशन आहे। तर पहिले तर जे आहे, समावेशक जर आपल्याला विकास करायचा असेल, तर ग्रामीण क्षेत्रामध्ये आणि फॉरेस्टमध्ये जे आहे, याला आपण ऍग्रिकल्चरल इंडस्ट्रीज आणि दुसऱ्या मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीजला कसं आपण डेव्हलप करू शकतो, याच्याकडे एक लक्ष देणं फार म्हणजे गरजेचं आहे महाराष्ट्रामध्ये। दुसरं, महाराष्ट्रामध्ये जे आहे, जे काही म्हणजे आपली वेल्थ क्रिएशन बजेट बनत आहे, त्याला आपण प्रॉपर कसं डिस्ट्रीब्यूट करू शकू, म्हणजे जेणेकरून जे आपल्या महाराष्ट्रातील घटक आहेत, डीटी-एनटी असतील, मग शेड्यूल कास्ट असतील, ट्रायबल्स असतील किंवा ओबीसीस असतील, याच्यासाठी आपण त्यांना बिझनेसमध्ये आणण्यासाठी एंटरप्रिनर्स
बनवण्यासाठी, फक्त आरक्षण पर्यंत नाही, पण त्यांना ऍक्च्युअल बिझनेस आणि एंटरप्रिनर्स बनवण्यासाठी आपण त्याच्याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. महाराष्ट्रामध्ये आताही एज्युकेशनचं स्टँडर्ड जर आपण केरळला कम्पेअर केलं, जर तामिळनाडूला कम्पेअर केलं, जर दिल्लीला आपण जर आपण बिहारला सोडलं, युपीला सोडलं, तर वी कॅन से की महाराष्ट्र एज्युकेशन मध्ये समोर आहे. पण जर आपण ह्या 3-4 स्टेट्सला जर कम्पेअर केलं तर स्टील वी आर फार बिहाइंड. तर एज्युकेशन स्टँडर्ड आपल्याला वरती आणण्याची फार म्हणजे जे आहे आवश्यकता आहे. आणि महाराष्ट्रामध्ये आपण सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीला म्हणजे एक सायंटिफिक आणि टेक्नॉलॉजिकल महाराष्ट्र बनवू. आपण तेवढे इन्स्टिट्यूशन, सायंटिफिक इन्स्टिट्यूशन क्रिएट करू शकतो काय, जेणेकरून, कारण आता जे ग्रोथचं जे मॉडेल आहे, पहिले ग्रोथचं मॉडेल लेबर इंटेन्सिव्ह होता, नंतर ग्रोथचं मॉडेल कॅपिटल इंटेन्सिव्ह आला. आता जो ग्रोथचे जे मॉडेल्स आहेत ते नॉलेज आणि इनोव्हेशन ड्रिव्हन, त्याला आपण जे आहे ते ग्रोथ मॉडेल्स म्हणतो. तर तो ग्रोथ मॉडेल जर महाराष्ट्राला डेव्हलप करायचा असेल तर सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीच्या व्यतिरिक्त होऊ शकणार नाही. आणि इंडस्ट्रीचा जो स्प्रेडअप आहे पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये केल्याशिवाय होऊ शकणार नाही. आणि एक माणुसकीच्या अनुषंगाने पूर्ण न्याय संगत नीती जोपर्यंत इम्प्लिमेंट होत नाही तोपर्यंत हे होऊ शकणार नाही. अशा मोठ्या मोठ्या बाबी मी ठोकळमानाने जे आहे ते सांगितलेले आहेत. जर उद्धव सरकारला जर स्पेशल गायडन्स पाहिजे असेल तर पॉइंट टू पॉइंट जे आहे, एरिया टू एरिया मी त्यांना सांगू शकतो. बिलकुल बिलकुल सर. तर म्हणजे आम्ही तो प्रश्न तुम्हाला असा विचारून घेतो की महाराष्ट्राचा जे काही 7 महसूल विभाग आहेत, या 7 महसूल विभागांमध्ये काय म्हणजे एकेका वाक्यात असं काय तुम्ही सांगाल की तिकडे हे केलं पाहिजे म्हणून असं? नाही, ते थोडंसं डिटेलमध्ये जावं लागेल. म्हणजे एक्झॅक्ट, कारण रिजनल प्रॉब्लेम्स वेगळे वेगळे आहेत. म्हणजे जर अमरावती नागपूर महसूल असेल किंवा औरंगाबाद असेल तर ही जे रेव्हेन्यू कमिशनरीचे प्रॉब्लेम्स वेगळे आहेत ते खूप जास्त डिटेलमध्ये त्याला म्हणजे सब्जेक्ट होईल. पण ठोकळमानाने जे मी सांगितलं तुम्हाला की सायंटिफिक आणि टेक्नॉलॉजिकल महाराष्ट्र जे आहे ते बनवून जे इंडस्ट्रियलायझेशन आहे त्याला स्प्रेड करणे आणि ऍग्रिकल्चरल सेक्टर आणि मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरला वरती आणणे हे फार महत्वाचं आहे. आणि बजेटचं डिस्ट्रीब्युशन ते प्रॉपर व्हायला पाहिजे पूर्ण लोकांमध्ये. हे जर केलं तर महाराष्ट्र जे आहे आणखी जास्त प्रोग्रेसिव्ह डेव्हलप होऊ शकतो आणि आपण पूर्ण भारताला एक अल्टरनेटिव्ह मॉडेल देऊ शकतो. जो गुजरात मॉडेल बोलल्या जायचा त्याला आपण अल्टरनेटिव्ह देऊ शकतो. बिलकुल बिलकुल सर. म्हणजे या सगळ्या तासाभराच्या मुलाखतीमध्ये आपण फार सगळ्या प्रश्नांना म्हणजे राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय, राज्यस्तरीय, प्रांतीय, क्षेत्रीय, ग्रामीण भागातल्या या सगळ्या प्रश्नांचं सोल्युशन ज्या पद्धतीनं विज्ञान, तंत्रज्ञान, कायदा, मानवता या सगळ्या संदर्भामध्ये आपण जे विचार मांडले, जे मार्गदर्शन केलं, मला वाटतं निश्चितच हे गावातल्या सत्ताधाऱ्यांना, प्रांतातल्या, राज्यातल्या आणि केंद्रातल्या सत्ताधाऱ्यांना देखील हे विचार मार्गदर्शक राहतील यात आमच्या मनात तरी शंका नाही. आपण थ्रीवेज मीडियाला जो एक वेळ दिला त्याबद्दल आम्ही आपले खरं तर खूप आभारी आहोत. परंतु या मुलाखतीच्या, या लाईव्ह मुलाखतीच्या अंतिम क्षणाला आपण जनतेला किंवा समाजाला किंवा ओव्हरऑल सगळ्या जगाला काय संदेश देणार सर? बस मी एवढा बोलू इच्छिणार की भारत किंवा विश्वामध्ये जर खरंच आपल्याला सोल्युशन जर आणायचे असतील आणि मानव जीवनाचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत त्याला जर आपल्याला सॉल्व्ह करणं गरजेचं आहे, जर ते करायचं असेल तर याचा जो समाधान आहे तो सायन्समध्ये आहे आणि मानवतेमध्ये आहे. 2 गोष्टीमध्ये याचं समाधान आहे. त्याचं समाधान धर्मांमध्ये नाही, त्याचं समाधान विचारधारेमध्ये नाही, त्याचं समाधान दर्शन किंवा फिलॉसॉफी, तत्वज्ञानामध्ये नाही, त्याचं समाधान विज्ञानामध्ये आहे आणि मानवतेमध्ये म्हणजे माणुसकीमध्ये आहे. आणि मेनी लॉज आणि मल्टिपल सोल्युशनला आपल्याला म्हणजे अंडरस्टँडिंग करून फक्त इमोशनल लेवलवर नाही, फक्त ज्याला पॉप्युलिस्ट पॉलिसीज म्हणतात ते नाही, पण सायंटिफिक थिंकिंग अनुषंगाने आणि सायंटिफिक मॉडेल्स बनवून जे आहे, जर आपण सर्व गोष्टींना माणुसकीला मध्यनजर ठेवून जर आपण अप्लिकेशन केलं म्हणजे कॉस्मो ह्युमॅनिझमने जर आपण पॉलिसीज बनवू शकलो तर महाराष्ट्र आणि त्याच्याबरोबर भारत आणि पूर्ण विश्व जे आहे तो चेंज होऊ शकतो. तर सायन्स अँड ह्युमॅनिटी, सायन्स अँड ह्युमॅनिझम इज द वे अहेड, कॉस्मो ह्युमॅनिझम इज द वे अहेड. आणि थ्रीवेज मीडियामध्ये आपण फार दिवस झालेत, आपण जे आहे ते इंटरॅक्शन जे आहे मला वाटते 4-5 वर्ष झालेले आहेत. पण आय विल ऑलवेज बी अवेलेबल ॲज यू लाईक. जर तुम्हाला काही खूप मोठ्या गोष्टींवर जर व्ह्यूज म्हणजे जर इम्पॉर्टंट असतील तर माझा जे पॉलिटिकल जे शेड्यूल असतो त्याला बघून मी शेअर करू शकणार. थँक्स अ लॉट फॉर यू सी गिव्हिंग दिस अपॉर्च्युनिटी टू मी. धन्यवाद
सर धन्यवाद आपण वेळ दिल्याबद्दल, आणि पुन्हा पुन्हा आपला वेळ घेऊ आम्ही. आणि निश्चितच आजच्या या आपल्या मुलाखतीतून राज्य, देश, सत्ताधारी, विरोधी पक्ष, सामाजिक चळवळी, पक्ष, आंदोलन या सगळ्यांना निश्चितपणे एक प्रेरणादायी आणि खऱ्या अर्थानं दिशादर्शक मार्गदर्शन मिळालं याचा आम्हाला विश्वास आहे. या विश्वासानेच आज आपली रजा घेतो. पुन्हा नक्कीच आपल्याला लवकरच आम्ही या वेलकम, लाईव्ह मुलाखतीचं निमंत्रण देऊ. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. थँक्यू, 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 थँक्यू सर. थँक्यू, वेलकम, मोस्ट वेलकम. वेलकम.